आपाधापी भागती दौड़ती जिंदगी में हम बहुत कुछ पीछे छोड़ रहे हैं, संतोष को हम पीछे छोड़ते जा रहे हैं और शिव ही एकमात्र रास्ता है जो हमें संतोष की प्राप्ति कराएगा। लेकिन स्वाति जी बैठी हुई हैं हमारे बीच में, जिन्होंने प्रभु श्री राम का जो सौंदर्य है, जो वर्णन है, और हमने देखा है उसे मंदिर में जाके दर्शन किए हैं। बहुत कम लोगों को जानकारी होगी, अरुण योगीराज के चयन में प्रोफेसर जोशी का बहुत बड़ा योगदान है। तो प्रोफेसर जोशी, ये कहानी क्या है, ये कहानी जरा बताइए हमें। नहीं, बस छोटी सी कहानी है, बहुत बड़ी कहानी नहीं है। चूंकि कला संस्कृति से जुड़े हैं, इसलिए जो मूर्तिकारों का चयन हो रहा था तो उस समिति में भी संयोग से मैं था, और जब हम लोग अंतिम चयन कर रहे थे तो मैंने देखा कि वहाँ अरुण योगीराज जी का नाम नहीं है। वहाँ नहीं था नाम, किसी कारण से छूट गया था। अब वो कारण मैं नहीं बताता। हाँ। तो अचानक मैंने समिति के सदस्यों से कहा कि इसमें अरुण योगीराज क्यों नहीं है, क्योंकि उसके कुछ दिन पहले अरुण योगीराज ने, आप जानते हैं, कर्तव्य पथ पे सुभाष चंद्र बोस जी की बहुत सुंदर प्रतिमा बनाई थी। हाँ। और उस दौरान मेरा उनके साथ काफ़ी सानिध्य रहा था, वास्ता पड़ा था, और मैं उनकी कला का बहुत ही बड़ा प्रशंसक था। तो उन्होंने कहा नहीं, वो उनका उत्तर नहीं आया, ये सब कोई बातें हुई। तो मैंने तुरंत वहीं से अरुण योगीराज जी को फ़ोन लगाया और मैंने कहा कि अरुण, कल अगर तुम सुबह 11 बजे यहाँ आ सकते हो तो तुरंत आ जाओ। अच्छा। तो अरुण योगीराज ने कहा कि मैं कहाँ, कैसे। वो उस वक्त मैसूर में थे। मैसूर से आपने बुलाया वहाँ? और मैसूर से मैंने उनसे कहा कि आप कल तक इस मीटिंग को ज़रा रोकिए, अरुण योगीराज को कल आ जाने दीजिए। और अगले दिन अरुण योगीराज आए और उसके बाद सारी कहानी है। अभी स्वाति जी कह रही थी कि प्रभु श्री राम के दर्शन करने कौन नहीं गया, तो पिछले 22 जनवरी को मैं नहीं जा पाया इस वर्ष, जब प्राण प्रतिष्ठा हुई, पर सारे चैनल्स पे अरुण योगीराज ने मेरा नाम लिया और मुझे आभार व्यक्त किया। तो मैंने कहा कि जिसको प्रभु श्री राम चाहते हैं कि वो उनके पास रहे, वो उनका नाम वहाँ पहुँच ही जाता है। और इस तरह से मेरा नाम वहाँ था और मैं अपने आप को बड़ा धन्य मानता हूँ। बहुत ज़ोरदार तालियां होनी चाहिए, क्योंकि प्रभु श्री राम का वर्णन हमें गोस्वामी तुलसीदास जी मानस में करते हैं, हम उसमें देखते भी हैं। और इसी तरह से बहुत सारे योगदान आपके रहे हैं। आपने युवाओं को भी प्रेरणा देने के लिए कई सारी किताबें लिखी। आपने सनातन और साहित्य, जब हम जिक्र करते हैं तो लोग साइंस को बीच में ले आते हैं सर, और आज की इसलिए हमारी चर्चा भी यही है। तो सनातन और साइंस कितना एक दूसरे से मेल खाता है सर? देखिए, सबसे बड़ी बात है, और ये हमारे युवाओं को समझानी चाहिए, और अक्सर हम लोग इस बात को भूल जाते हैं। हमारे यहाँ कोई भी धार्मिक कृत्य, हमारे यहाँ कोई भी धार्मिक अवधारणा बिना वैज्ञानिक आधार के नहीं है। ये सबसे बड़ी समस्या है कि हमको लगता है कि हमारे यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं जिसका कोई तथ्य नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है। युवाओं की भाषा में कहें तो जिसका कोई साइंटिफिक रीजनिंग नहीं। बिल्कुल पूछते हैं। अभी जो सुंदर इसका जो वेद पाठ, वेद मंत्रों का जो उच्चार हुआ हमारे यहाँ पर, एक एक शब्द का कहीं ना कहीं साइंटिफिक रीजनिंग है। दिक्कत इस बात की है कि हमने ही हमारी पीढ़ी को वो सारी चीजें नहीं बताई, हमारे युवाओं को वो सारी चीजें ढंग से एक्सप्लेन नहीं की। तो अगर हम उनको ढंग से एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो निश्चित तौर पर उनको लगेगा कि ये सारी बातें जो हैं कहीं अविश्वास पे है या सिर्फ जो है मिथकों में गढ़ी जा रही हैं। लेकिन सनातन का बहुत ज्यादा संबंध विज्ञान से है, ये बात आप मान लीजिए। हमारे बीच में कवित्री भी हैं, कविता पाठ करने वाले हास्य कवि भी हैं। और जोशी सर, हम जब बात करते हैं सनातन की, साहित्य की, कविताओं की, बहुत बड़ा संग्रह है, हमें बहुत पीछे जाना पड़ेगा। लेकिन आज का जैसा युवा हमारे बीच में बैठा हुआ है, अगर इन्हें कविताओं से जुड़ना हो, इन्हें पुस्तकों से जुड़ना हो, तो कैसे जुड़ पाएंगे? मैंने एक छोटा सा प्रयोग किया, अभी उसकी 5 किताबें आ गई हैं, 6वीं और आने वाली है। फेसबुक पर हम लिखते थे और लगातार छोटी छोटी चीज़ें, फेसबुक पर छोटी छोटी घटनाएं लिखते थे। उस वक्त मेरे दिमाग में आया कि ये जो छोटी छोटी घटनाएं हैं, शायद ये युवाओं तक ज़्यादा अच्छी तरह पहुंचेंगी, क्योंकि जब भी हम उनको साहित्य कहते हैं और कोई बहुत गूढ़ बात बताने की कोशिश करते हैं तो वो घबरा जाते हैं। हाँ। उनको बड़े उपन्यास पढ़ने से पहले छोटी छोटी चीज़ें पढ़ना सिखाना चाहिए। और मुझे एक और चीज़ ध्यान में आई जो मैं आप सबको बताना चाहता हूँ। यहाँ बहुत बड़े लोग हैं, व्यावसायिक भी हैं, प्रोफेशनल्स भी हैं। हम सब जब भी कहीं जा रहे होते हैं या हम कहीं यात्रा कर रहे होते हैं तो हम जीवन के एक बहुत बड़े उद्देश्य के लिए जा रहे होते हैं। हमारे सामने बड़ा लक्ष्य होता है। किसी को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट लेना है, किसी को बहुत बड़ी नौकरी हासिल करनी है, किसी को बिजनेस में बहुत बड़ी डील स्ट्राइक करनी है। तो ये जब सब बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हमारे सामने हैं, उनके तुलना में जो छोटी छोटी घटनाएं हमारी जिंदगी में होती हैं, उसको हम भूल जाते हैं, उसको हम नज़रअंदाज करते हैं। हाँ। इसको मैं एक दूसरे उदाहरण से समझाता हूँ। जैसे जब से हमने ये डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया है, मोबाइल का प्रयोग किया है,
तब से हमने हमारी भाषाओं के उतार चढ़ाव को छोड़ दिया पीछे। हाँ। इसलिए जो भाषाओं की जो बारीकियां हैं वो हमें ध्यान नहीं रहती। जैसे एक उदाहरण बताता हूं, मैं जब लिखते हैं तो मैं पे 2 डंडियां और 1 बिंदी आती है। अब मेरे बेटे ने लिखा मैं आ रहा हूं, तो उसने मैं लिखा और 1 डंडा लगा के मुझे भेज दिया। अब मेरे अंदर का शिक्षक जाग गया। मैंने उससे कहा कि बेटा ये तुमने मैं गलत लिखा है। तो बेटे ने जो जवाब दिया वो बड़ा रोचक था। अगर मैं 2 डंडियां और 1 बिंदी लगाता तो कोई और आता? मैं ही आता, तो मैं ही तो आया हूं। तो आपको तो समझ में आ गया। लेकिन मैंने उससे दूसरी बात कही। मैंने कहा तुम्हारे घर में तुम्हारी माँ है? हाँ है। माँ रोज बिंदी लगाती है? हाँ बिंदी लगाती है। तो किसी एक दिन अगर तुम्हारी माँ ने बिंदी नहीं लगाई तो तुम्हें कितना असहज हो जाता है। तुम बार बार कहते हो कि माँ तुम अच्छी नहीं लग रही हो, तुम बिंदी लगाओ, बिंदी लगाओ। अगर तुम्हें माँ की बिंदी हटाई हुई सहन नहीं होती तो हिंदी की बिंदी हटाने का तुम्हें क्या अधिकार है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तो ये जो हमारी जिंदगी के अल्प विराम हैं, ये छोटे छोटे विराम हैं। आप कभी फ्लाइट में जा रहे हैं, आपको जो टैक्सी ड्राइवर ले जा रहा है उसकी कोई भलमन सा हाथ है, उसने आपके लिए एक शॉर्टकट लिया है, आपके लिए उस जल्दी पहुंचाया है। या आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हैं, कोई कुली है जो आपसे बिना पैसे लिए आपका सामान आपके बर्थ पे सिर्फ इसलिए चढ़ा रहा है क्योंकि आप देरी से आप लेट हो रहे हैं। तो ये जो जिंदगी की छोटी छोटी खूबसूरत बातें हैं ये आप भूल जाते हैं। तो मैंने उन्हें लिखना शुरू किया और उस संग्रह का नाम दिया कुछ अल्प विराम। कुछ अल्प विराम। और वो बहुत लोकप्रिय हुआ। तो मुझे लगा कि फिर मैं एक और किताब लिख दूं। तो मैंने एक और किताब लिखी, पल भर की पहचान। हाँ। और अब उस सीरीज में 5 किताबें आ गई। बहुत सुंदर बात आपने कही, क्योंकि एक स्त्री का श्रृंगार होता है बिंदी, और ऐसे ही हिंदी का श्रृंगार बिंदी है। बिल्कुल सही। और हम जिस प्रोफेशन में हैं, पत्रकारिता में हैं, तो हिंदी हमें दाना देती है। जी। उर्दू का भी हम कई जिक्र कर देते हैं, लेकिन उर्दू हमें थोड़ी पाई पाई ही आती है, ज़्यादा नहीं आती है। अरे उर्दू में भी नुक्ता है। अगर आप हाँ। नुक्ता न लगाएं तो आपके शब्द बदल जाते हैं, अर्थ का अनर्थ हो अर्थ जाता का है। अनर्थ हो जाता है। अर्थ का अनर्थ हो जाता है। तो ये नुक्ते भी अपनी अपनी चीजें करते ही हैं। हाँ, मैं जो हमारे व्यूअर्स हैं उन्हें बताना चाहूँगा कि प्रोफेसर जोशी, जब हम संसद को देखते हैं, सेंट्रल विस्टा को देखते हैं, तो प्रोफेसर जोशी ने उसमें भी बड़ा योगदान निभाया है। और हाल ही में G20 संपन्न हुआ सर, हम सब कवर करने गए भारत मंडपम में। जी। बहुत खूबसूरत उसे बनाया गया है, लेकिन इतनी सारी डिज़ाइंस, इतना कला के क्षेत्र में भारतीयता को उतारना, ये बड़ा टास्क लगता है सर आपको, संसद से लेकर भारत मंडपम। ये भारत मंडपम की छोटी सी कहानी आपको बताऊंगा, जी, सबको जी। रोचक लगेगी। ये जरूर पूरा सर। भारत मंडपम जब बन रहा था तो एकदम अचानक टास्क आया कि साहब भारत मंडपम के सामने ऐसी कौन सी प्रतिमा होनी चाहिए, हाँ। ऐसी कौन सी चीज होनी चाहिए जो पूरी की पूरी भारतीयता को दिखाए और इस तरह से दिखाए कि वो पूरी की पूरी इमेज जो है अपने आप में एक न्यूट्रल इमेज हो। हाँ, तो हम लोगों ने बहुत रिसर्च किया जी। बहुत सारा शोध किया और इस सारी चीज को माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं देखना चाहते थे कि कौन सी अच्छा। चीज हो सकती है। तो फिर हमें समझ में आया कि नटराज की जो प्रतिमा है, देखिए हमने हमारी चर्चा की शुरुआत शिव से की। शिव से की थी, बिल्कुल। हम सब जानते हैं कि नटराज की जो प्रतिमा है वो विश्व की एक अनूठी ऐसी मुद्रा है जो अपने आप में विश्व की अलौकिक ऊर्जा के संतुलन को बताती है। इट इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बैलेंस ऑफ कॉस्मिक एनर्जी। इसलिए एक एक भंगिमा, एक एक मुद्रा आप देखिए और उसमें अच्छे बुरे का, क्रोध और प्रेम का, स्त्री और पुरुष का, सबका अद्भुत समन्वय है। बिल्कुल। तो हमने फिर वो नटराज की मुद्रा वहां कही कि हम नटराज की मुद्रा दिखाएंगे। तो अचानक प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये बहुत अच्छी चीज है, आप इसको करिए, लेकिन इसको हमारी जो पारंपरिक शैली है उसमें करिए। आप जानते हैं भारत मंडपम में जो नटराज की मुद्रा, नटराज की जो प्रतिमा है वो भारत की पारंपरिक चोला ब्रॉन्ज पद्धति से बनी हुई विश्व की सबसे बड़ी प्रतिमा है। 28 फुट ऊंची प्रतिमा है, सिंगल कास्टिंग में, बहुत सुंदर। और अष्ट धातु की बनी हुई प्रतिमा है। और उसकी सबसे बड़ी बात यह है कि आमतौर पर चोला ब्रॉन्ज बनाने के जो पारंपरिक कारीगर हैं वो इसे इतनी बड़ी प्रतिमा अभी तक तो उन्होंने बनाई नहीं थी। आमतौर पर अगर वो बनाएंगे तो 3 साल कम से कम लेंगे। ये प्रतिमा हमने 7 महीने में बनाकर वहां पर स्थापित की है। वो अपने आप में विश्व का एक बहुत अनूठा बड़ी बात है, रिकॉर्ड। जोरदार ताली होनी चाहिए इस बात पर। हम जहाँ पर बैठे हुए हैं सर, ये है रिपब्लिक मीडिया का हेडक्वार्टर, रिपब्लिक मीडिया द फॉरेस्ट। और जब हम बागान की बात करते हैं तो उसमें अलग तरह के पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, फूल होते हैं। रिपब्लिक भी ऐसा ही है। जब हम भाषा की बात करते हैं तो रिपब्लिक हिंदी में है, इंग्लिश में है, बांग्ला में है, कन्नड़ा में है, और सबको एक तरह से लेकर चल रहा है, सबका संगम है।
लेकिन सर भाषा का जब जिक्र होता है तो जब आपके बारे में मैं पढ़ रहा था, हमारी चर्चा भी हुई इस बारे में पहले, देखी सुनी घटनाओं को मानवीय कहानियों में ढाल देना, ये बहुत कम हो पाता है सर, क्योंकि हम देखी सुनी घटनाओं को भूल जाते हैं। लेकिन घटनाओं को कैसे आप याद करते हैं, और ऐसी कोई घटना बताएं। बहुत मजेदार सी बात है, आप बता रहे हैं दो घटनाएं मैं आपको किस्से कहानियों का ही दौर है, बहुत छोटी सी दो घटनाएं बताऊंगा, नहीं, उससे कैसे किस्सा बन गया। हाँ। मैं एक जबलपुर एयरपोर्ट पर जा रहा था और मेरे सामने एक परिवार था। परिवार में पति पत्नी, एक बेटा और एक बेटी। बेटा बेटी किशोर वयीन थे, मतलब आप सोचिए कि 15, 16, 17 साल के थे। हाँ। जाहिर है कि वो परिवार कहीं छुट्टी मनाने जा रहा था। लेकिन उन चार के साथ एक और लड़की थी, पर वो जो लड़की थी वो उनकी अपनी बेटी से मैच नहीं करती थी। अच्छा। थोड़ी अलग सी दिखती थी। और उस लड़की को वो जो गृह स्वामिनी थी वो काम बता रही थी, बच्चों को नाश्ता लगा दो, ये इधर कर दो, ये कर दो। ये समझ में आया कि ये उनकी डोमेस्टिक हेल्प है। जैसे ही हम चेक इन करके अपने बोर्ड करने के लिए जाने लगे तो जो सज्जन थे उन्होंने उनको अपने 4 बोर्डिंग पास दिए और एक बोर्डिंग पास अलग से दिया। उन्होंने कहा यू आर 5, वो सज्जन ने कहा वी आर 4+1। ये जो 4+1 बात है, ये मेरे मन में कहीं तो भी अंदर तक बैठ गई कि आपकी जो डोमेस्टिक हेल्प है उसको आप अपने परिवार का हिस्सा नहीं मानते। बहुत इंटरेस्टिंग ये हुआ कि वो जो छोटा एयरक्राफ्ट था वो खड़ा था वहां पर, तो बेटे ने तुरंत कहा पापा देखो ATR है। ATR छोटा एयरक्राफ्ट होता है। वो जो लड़की थी जो डोमेस्टिक हेल्प थी उसने जवाब दिया भैया ये ATR नहीं है, ये बम्बार्डियर है। और बजाय इसके कि उस बच्ची के इस सामान्य ज्ञान की तारीफ करनी चाहिए, वो गृह स्वामिनी बोली घर के काम में इसकी दिलचस्पी नहीं है, ये फालतू बातें पढ़ती रहती है, देखो ये बता रही है बम्बार्डियर है। मुझे वो बात इतनी चुभ गई कि मैंने कहा कि हम अपने घर की डोमेस्टिक हेल्प को 4+1 ही जानते हैं, कभी हमने उसको 5 नहीं किया। आपको सिर्फ एक बात बता रहा हूँ कि यह घटना मैंने एक ऐसे बहुत बड़े कॉलेज के एनुअल फंक्शन में सुनाई। वहाँ करीब 350-400 बच्चे बैठे थे।